Hello everyone, my name is Shilpi Gupta. Welcome to my YouTube channel dedicated to management. तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट लेवल। अब नेक्स्ट टर्न जो है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने का। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट फंक्शन होता है हमारे मैनेजमेंट का प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स व्हाट, क्योंकि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग या ये जो फंक्शन है इसके अलावा कोई और फंक्शन तो होते नहीं है मैनेजमेंट में। और फर्स्टली मैनेजमेंट का फंक्शन जो होता है वो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज मीन्स व्हाट, प्लानिंग का मतलब होता है जो हम एडवांस में सोच लें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो भी हमने प्लान किया था अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, एक्टिविटीज टू अचीविंग गोल्स। मतलब ऐसा क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, राइट? जो हम लोगों के रिसोर्सेज़ हैं, जैसे प्लानिंग में हम लोगों ने क्या सोचा था? प्लानिंग में हमने ये सोच लिया था कि एडवांस, ठीक है? एडवांस डिसाइड कर लिया था कि हमारे क्या-क्या रिसोर्सेज़ होने वाले हैं, ठीक है? क्या-क्या कितने हमारे एम्प्लॉयी होने वाले हैं, ठीक है? हमारी एक फैक्ट्री की लोकेशन क्या होने वाली है ना? और इसी के साथ कि हम कब, क्या, कैसे करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा प्लान जो आता है, जो हमारा सेकंड फंक्शन होता है, वो हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग रिसोर्सेज, ठीक है? जो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों को ये काम करना है, अब वो काम करने का रिसोर्सेज क्या होंगे? सबसे पहले वो, नेक्स्ट जो भी हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करना है कि ये एम्प्लॉयी मीन्स हमारे पास 5 एम्प्लॉइज़ हैं। तो एक एम्प्लॉयी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है? एक हमारा सेकंड जो होगा वो मार्केटिंग देखेगा, थर्ड हमारा फाइनेंस यानी कि जो भी पैसे से रिलेटेड होगा वो देखेगा, फोर्थ हमारा एचआर यानी कि जो भी हायरिंग, रिक्रूटमेंट होगा वो सारी चीज़ें देखेंगे, राइट? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा आता है पॉइंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि हम क्या देखते हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, ठीक है? तो रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद देखते हैं हम ट्रेनिंग कि हमने जो एम्प्लॉयी दिए हैं, क्या वो हमारे अकॉर्डिंग हैं? अगर नहीं है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपिंग, यानी कि उनके अंदर स्किल्स प्रोवाइड करना, है ना? क्योंकि हमें तो ये तो पता था कि इतने एम्प्लॉयी हमें ज़रूरत है। हो सकता है उन्हें आधा काम आता हो, आधा नहीं, तो उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन रहता है फोर्थ, फोर्थ क्या फंक्शन रहता है? डायरेक्टिंग। अब जो स्टाफिंग है उसको डायरेक्ट भी तो करना होगा। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का सेकंड मीनिंग होता है गाइडिंग, ठीक है? गाइडिंग, फिर नेक्स्ट मतलब होता है इसका मोटिवेटिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि हमें नहीं पता कि हमारा जो एम्प्लॉयी है, हो सकता है वो डिमोरलाइज़ हो रहा हो सकता है उसे अच्छा नहीं लग रहा हो, बोरियत फ़ील हो रही हो हमारी कंपनी में, तो उसे मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम। एंड फॉरमोस्ट लीडिंग एम्प्लॉयी, ठीक है? ये डायरेक्टिंग का मीनिंग होता है। इन शॉर्ट मैंने अभी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊँगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है कंट्रोलिंग। अब हमने सारी चीज़ें तो कर ली, प्लानिंग कैसे करना है, तो रिसोर्सेज़ का भी अरेंजमेंट कर लिया, फिर पीपल्स भी ले लिए, ट्रेनिंग भी दे दिया उनको। नेक्स्ट हमने ये भी है कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयी काम कर रहे थे उनको सारी चीज़ें सिखा भी दी, गाइड भी कर दिया, मोटिवेट भी कर दिया। कंट्रोलिंग का मीन्स क्या होता है? कंट्रोलिंग का मीन्स होता है मॉनिटरिंग के परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है? यानी कि मुझे ये पता चल गया कि भई ये सारा काम तो हो रहा था। क्या वो जो काम हो रहा है, वो मेरी फ्यूचर गोल्स यानी फ्यूचर जो मैंने आउटकम सोचा था, क्या उससे मैच हो रहा है? क्या उससे मैच हो रहा है या नहीं? हो रहा है तो येस, ठीक है, हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी। अगर नहीं हो रहा है, इन केस में हमें कहाँ पर लैक ऑफ वर्क दिख रहा है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में या स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, तो उसको इवैल्यूएट करते हैं। हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? कंट्रोलिंग ये होता है। नेक्स्ट हम स्लाइड में जाते हैं
सबसे फर्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज मीन्स व्हाट, इट इज़ अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन, मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन है ऑफ द मैनेजमेंट का। इट मीन्स टू डिसाइड beforehand what is to be done in future. It encompasses formulating policies, establish target and scheduling action and so further. क्या देखेंगे हम कि जो हमने डिसाइड किया है कि हमको क्या करना है इन फ्यूचर, पहले से डिसाइड कर लेना। उसके बाद फॉर्मुलेट करना कि क्या-क्या पॉलिसीज़ बनने वाली हैं और किसके अकॉर्डिंग क्या पॉलिसी रहेगी, किस डिपार्टमेंट में क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्या रूल्स रहेंगी, ये सारी चीज़ें। और अपने एक्शंस को शेड्यूल कर देना कि इस दिन पर ये वाला काम होगा, इस दिन पर ये वाला, और हमारे टारगेट ऐसे अचीव होंगे, राइट? तो ये हमारा प्लानिंग होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व्स, ये कहाँ इन्वॉल्व रहते हैं? सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीविंग देम। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमने जो भी डिसाइड किए हैं गोल्स, उनको अचीव करने के लिए क्या सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? क्या सबसे बेस्ट टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि हम लोग अपने जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें? तो प्लानिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, यानी कि जो प्लानिंग होती है वो फॉरवर्ड, मतलब आगे-आगे सर्कुलेट होने वाली एक भविष्य की साइड लुकिंग प्रोसेस दैट आंसर द क्वेश्चन, जिससे वो किन चीज़ों की आंसर्स देती हैं, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट में प्लानिंग फंक्शन है, वो क्या करती है, वो फॉरवर्ड आगे प्रोसेस को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, जिनमें हम आंसर्स का, किन भी क्वेश्चंस का आंसर्स मिलने वाला होता है हमें। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम इसे कैसे करने वाले हैं? नेक्स्ट, व्हेन विल वी डू इट, हम इसे कब करेंगे? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, और इसका ज़िम्मेदार क्या होगा? सबसे पहले मान लीजिए कि हमने ये दिमाग में बना लिया कि एक हमको फैक्ट्री ओपन करनी है, राइट? ये हमने बना लिया कि हमें फैक्ट्री ओपन करनी है। अब फैक्ट्री कैसे ओपन करनी है? तो सबसे पहले ये हमारे दिमाग में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं, तो उसका ऑप्शन निकल आया फैक्ट्री। फिर सेकंड, अब हमें इसे कैसे करना होगा? क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? कितने एम्प्लॉयी, क्या-क्या रिसोर्सेज़ चाहिए होंगे, ये। थर्ड, अब हम इसे कब एग्ज़ीक्यूट करेंगे, यानी फैक्ट्री हमें कब तक खोलनी है? नेक्स्ट, फिर हम आते हैं फोर्थ पर कि हू इज़ रिस्पॉन्सिबल, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और प्रॉफिट हुआ तो कौन? तो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में जाते हैं। प्लानिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज़। फर्स्ट, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है हमारी स्ट्रैटेजीज़ बन जाना, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को करना। जैसे लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, स्ट्रैटेजी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट? तो स्ट्रैटेजीज़ किसके लिए होते हैं कि ओवरऑल जो भी हमारा ऑर्गनाइज़ेशंस होता है उसके लिए करती हैं स्ट्रैटेजीज़ काम। वो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा होता है टैक्टिकल। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होता है? टैक्टिकल प्लानिंग का मतलब होता है मीडियम टर्म वाली प्लानिंग। मीडियम टर्म के लिए किसके लिए बनाई जाती है? कुछ-कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए होती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर इस टाइम प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आप ये एक काम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अगर ये वाला जो भी मशीनरी वर्क नहीं होती है तो आप ये वाली मशीनरी वर्क करवा सकते हो। लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, ठीक है? तो मीडियम टर्म में होता है कि एक नॉर्मल 6 टू 12 मंथ्स के लिए, और स्ट्रैटेजिक जो होता है वो अवधन 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेशनल। ऑपरेशनल से जैसे आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियोज़ में मैंने बोला था, ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज़। डे टू डे यानी कि जो डेली की हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको बोलते हैं ऑपरेशनल, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग के और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं मैनेजमेंट में। जैसे प्लानिंग इज़ अ मेजर ऑफ मैनेजमेंट दैट एंश्योर एन ऑर्गनाइजेशन स्टे प्रोटेक्टिव रादर देन रिएक्टिव एंड पैसिव। हमें ये भी बताया गया है कि हमारी योजना जो है वो एक्टिव और पैसिव की जगह प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब एडवांस होना चाहिए, राइट? कि हमने पहले से ही एक स्टेप सोच के रखा है कि अगर ये हो गया तो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। प्लानिंग में क्या होना चाहिए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट? जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं कि ये हमारा टारगेट है और ये हमारा मेन उद्देश्य है इस काम को करने का, तो हमारे क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एंड डिटरमाइनिंग इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़, और ये भी होना चाहिए कि जो भी हम स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं वो बहुत इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, इट डिफाइंस गोल्स एंड प्रायोरिटीज़। इसमें क्या होता है? इसमें ये भी होता है कि हमें गोल्स सेट करना होता है और ये भी पता करना होता है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट
किस सेक्टर में करना है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, इट एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन करंट पोजीशन बाय एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें ये भी पता चलता है कि हमारी करंट की पोजीशन क्या है, ठीक है, और आगे हमारे को क्या-क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी फेस करने को मिल सकती है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, इट एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर यूजिंग स्वॉट एनालिसिस। हम ये भी करते हैं कि हमारे बिजनेस में जो स्वॉट एनालिसिस ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस में ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, है ना? तो हम ये भी देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस कहाँ वर्क करता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द कंपनी एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये भी एनालाइज करते हैं कि हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? इट एस्टैब्लिश रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइन टू एंश्योर द स्मूदर ट्रांजिशन। हम ये भी देखते हैं कि जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं जिनका हमको ज़रूरत है, वो जिनकी हमको ज़रूरत है वो, और टाइमलाइन यानी कि नहीं कि जो काम हमारे विदिन 10 डेज़ में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो स्मूथ ट्रांजिशन यानी कंप्लीटली टाइम से हो रहा है या नहीं, रनिंग कर रहा है या नहीं, ये भी हम प्लानिंग में एक बार एग्जीक्यूशन मतलब प्लानिंग करते हैं कि ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो जाए। नेक्स्ट होता है, इट हेल्प्स इन साइजिंग अपॉर्चुनिटी एंड मिटिगेट रिस्क। ये क्या होता है? इसका मतलब ये भी होता है कि कोई भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो हमारे पास रिस्क है, उनमें हेल्प करता है। पहले से ही अगर हम समझ लेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे, एक प्रोडक्ट जिसका कॉम्पिटिशन बहुत सारा है, उस प्रोडक्ट को हम भी अपनी कंपनी के साथ लॉन्च करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग में पहले ही कर लेंगे कि भाई ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकें, राइट? तो उससे क्या होगा, रिस्क तो होगी लेकिन मिटिगेट यानी कम हो जाएगी, राइट? और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाएँगी, खुल जाएँगी, ओपन हो जाएँगी। नेक्स्ट हम आते हैं, इट एक्सपेंड द ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग इनटू न्यू मार्केट टू सक्सीड। और हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रीच करते हैं यानी पहुँचाते हैं कहाँ पर, इनटू न्यू मार्केट में, जिससे वो सक्सीड हो सकें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है, अ कंपनी वेटिंग wanting to expand itself into new market must plan marketing strategies, operational logistic and resources allocation। अगर किसी भी एक कंपनी को अपना मार्केट शेयर बढ़ाना हो न्यू मार्केट में, या फिर अपनी कंपनी को नए बाज़ारों में बहुत अच्छे से एक्सपेंड करना हो, तो उन्हें क्या-क्या करना होगा? फर्स्ट, सबसे पहले उनको क्या करना होगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यानी मार्केटिंग रणनीतियाँ बनानी होगी। नेक्स्ट, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक यानी कैसे-कैसे काम होगा वो बनाना होगा, और इसी के साथ रिसोर्सेज़ का एलोकेशन सही करना होगा जिससे हमारी कंपनी रन कर सके न्यू मार्केट। आगे हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है वंस द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, जब हमारे प्लान बन जाते हैं, अब उनको आता है टाइम फॉर्मुलेट करने का। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज एज इज आइडेंटिफाई द टास्क, क्लासिफाई देम। अब हम ये देखते हैं कि प्लान तो बन गए, अब टास्क कौन-कौन से हो सकते हैं, क्या-क्या टास्क हमको फेस करने हैं और किसको किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। असाइनिंग ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ असाइन करने का टाइम रहता है ये टू सबऑर्डिनेट्स के लिए, एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग, और अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने का टाइम होता है। तो हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या काम करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में ये देखते हैं कि हमारे टास्क क्या-क्या हैं, यानी कि आइडेंटिफाई ऑफ टास्क। ये देखते हैं कि उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्लासिफाइंग। देन थर्ड आता है असाइनिंग ड्यूटीज़, यानी कि जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ड्यूटीज़ एलोकेट कर देते हैं, और एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म प्लान्स इनटू अ एक्शनेबल फ्रेमवर्क। यानी कि अब ये वो वाला टाइम है जब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने टास्क बनाए थे, जो भी हमने प्लान बनाए थे, अब उसको एक्शनेबल फॉर्म में लेकर आते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आयोजन योजनाओं को व्यावहारिक रूप में बदलना, एक व्यवस्था स्थापित करके, यानी कि एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क में ट्रांसफॉर्म करना अपने प्लान्स को। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में allocate resources sufficiently such as a type of equipment, finance, material and personal। ऑर्गेनाइज क्या क्या एलोकेट करना, अपने रिसोर्सेज को बांट देना,
ठीक है? इक्विपमेंट को जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, फाइनेंस का यानी कि कहाँ-कहाँ हमारा पैसे लगने वाला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पर्सनल लेवल पर, राइट? ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। नेक्स्ट, अपहोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड असाइनिंग टास्क टू इंडिविजुअल और टीम। ये ज़िम्मेदारियों को बनाए रखता है कि कार्यों को व्यक्ति और टीमों को सौंपता है। यानी ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो गया? सारे कामों को जिसका जो काम है उसको डिवाइड कर देना। डिफाइनिंग रोल्स एंड क्रिएट सिस्टम टू एंश्योर टास्क आर एग्जीक्यूटेड। यानी कि अब ये बता देना कि आपका ये रोल है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप मैनेजर हैं, आप सबऑर्डिनेट्स हैं, आप इसके अंदर काम करेंगे, ये सारी चीज़ें। एंड क्रिएट एक सिस्टम बना देना जिससे कि एंश्योर हो सके कि ये टास्क ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, ऐसे एग्जीक्यूट होगा, राइट? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओवरलुक एंड द एफर्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विथ अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी कि जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं उन पर ये नज़र रखता है कि जो भी संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं, राइट? तो ऑर्गेनाइजिंग में ये भी देखा जाता है कि जो हमने काम बनाया था उसको सेम एफर्ट के साथ किए जा रहे करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन करना। नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड फंक्शन पर, जो कि है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और लीडिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स हायरिंग पर्सनल फॉर कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मेन जो होता है स्टाफिंग का मतलब, देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने क्या प्लान किया कि हमको फैक्ट्री कैसे ओपन करनी है। सेकंड में हमने ऑर्गेनाइज किया कि उसके जो भी रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट है, उनका कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड में क्या होगा? अब हमें कंपनी के लिए कुछ लोग भी तो चाहिए होंगे, तो उन लोगों की एक एफिशिएंट टीम को सर्च करके उसको अलाइन कर देना, तो स्टाफिंग बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है हायरिंग पर्सनल एंड कैरिंग द वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एंश्योर दैट द राइट पर्सन इन अपॉइंट टू द राइट जॉब, राइट? आपने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी। फर्स्ट पढ़ा होगा राइट पर्सन, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ा होगा राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, है ना? ये तीनें चीज़ें हम लोगों ने मैनेजमेंट में कहीं न कहीं पढ़ी हैं। इसका मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब भी यही है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस देना, राइट टाइम पर एंड द राइट वर्क, ठीक है? क्योंकि हमें पता है अगर वर्क भी सही नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, राइट? तो इट इज़ एंश्योर दैट द राइट पर्सन इज अपॉइंटेड टू द राइट जॉब। राइट जॉब पर राइट पर्सन है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी स्टाफिंग में होती हैं। Staffing involves building and managing a capable workforce within the organization to ensure the right people are assigned to the right roles। यानी कि हम इसमें ये देखते हैं कि जो भी हमारा वर्कफोर्स है, जो भी हमारा काम करने वाला व्यक्ति है, वो ऑर्गेनाइजेशन में सही रोल के लिए सही रोल के लिए वर्किंग में है या नहीं। First, it refers to managing human capital with enough skill to remain competitive। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसको इस तरह से प्रतिबंधित यानी मैनेजिंग कर दिया जाए कि उनमें से आवश्यक कौशल हो और प्रतिस्पर्धा बने रहे। यानी उसमें बहुत अच्छी स्किल्स हों और कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे, ठीक है? जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें हमारे कंपनी को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं रिक्रूट्स एंड सेलेक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या भी देखते हैं कि जो भी हमारे सिलेक्टेड रिक्रूट कैंडिडेट्स हैं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी स्टाफिंग में होती हैं कि उनका सही चूज़न या सही चॉइस किया जाए। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेन्स एंड एनहांस द स्किल्स ऑफ द स्टाफ टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन अपडेट एंड करेंट मार्केट। स्टाफिंग में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, यानी जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ट्रेन किया जाता है और उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, उनकी स्किल्स एनहांस की जाती हैं, जिससे क्या हो संगठन में बाज़ार की आवश्यकता के अनुरूप बना रहे, जिससे हमारा क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन में हम अप टू डेट रहें, ठीक है? हम करंट मार्केट को बीट कर सकें। एग्ज़ैक्टली, हाँ, ये काम है, ये भी हमारे एम्प्लॉयी को आता है, ये काम है, ये भी हमारे एम्प्लॉयी कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं इवैल्यूएट
द परफॉर्मेंस एंड एसेस द कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसमें परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है स्टाफिंग में और ये भी देखा जाता है कि उनकी कैरियर ग्रोथ कितनी रहेगी, ठीक है? क्या वो हमारे जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम यही क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में कहीं न कहीं होता है ना, कि आप 5 इयर्स में अपने आप को कहाँ देखते हैं, है ना? नेक्स्ट 5 इयर्स। तो उसका आंसर हमें यही देना चाहिए कि लाइक हम करियर बहुत अच्छी करियर ग्रोथ करना चाहते हैं और हम आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत अच्छे से काम करेंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें वो एग्ज़ीक्यूट कर दें कि ऐसा तो नहीं है कि आप विदिन अ ईयर कहीं और चले जाएँगे, चेंज करने का मूड है या फिर आपका माइंड जो है वो कहीं न कहीं डाइवर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहीं चेक की जाती है हायरिंग प्रोसेस में। इफेक्टिव स्टाफिंग प्रोग्राम प्रमोट प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयी एंगेजमेंट। जो हमारे बहुत अच्छे स्टाफ होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स प्रमोट करना एंड उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना ज़रूरी है। जिससे क्या हो एम्प्लॉयी का एंगेजमेंट हो, जिससे वो एम्प्लॉयी जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन से बहुत अच्छे से अटैच हो जाए, उसमें घुल जाए, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पर, वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इट इज़ अ टास्क टू मैनेजर टू गाइड। ये टास्क किसका रहेगा? मैनेजर का। मैनेजर या फिर जो भी हमारा मिडिल लेवल होगा, जिसको लगता है जिसको अथॉरिटी होंगी कि आपको ये सारा काम अपने लोअर लेवल से लेना है, राइट? इट इज़ अ टास्क टू मैनेजर टू गाइड, सुपरवाइज़, लीड एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स। ये किसका टास्क रहता है? मैनेजर का। क्या करने के लिए? टू गाइड यानी सम बताने के लिए, दिशा-निर्देश देने के लिए, सुपरवाइज़ देख-रेख करने के लिए, लीड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए किसको? सबऑर्डिनेट्स को। टू एंश्योर दैट दे वर्क इन द राइट डायरेक्शन कि आप सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में कर रहे हैं। सो फार एज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन आर कंसर्न्ड और उससे क्या हो कि आप जो काम कर रहे हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कंसर्न हो, जुड़े हों, यानी ऑब्जेक्टिव उनके क्लियर हों। ये चीज़ भी डायरेक्टिंग में देखी जाती है। डायरेक्टिंग में क्या इंक्लूड्स है? गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव दैट द अलाइन विद द विजन। जो हमने विजन बनाया हुआ है, यानी कि जो हमारी कंपनी का विजन है, जो मिशन है, वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये डायरेक्टिंग में ही आता है। निर्देशनों में कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना और नेतृत्व करना शामिल है ताकि संगठनात्मक उद्देश्य जो कि दृष्टि के अनुरूप हैं, हासिल किए जा सकें। मेन ऑब्जेक्ट तो हमको सबको पता है कि एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीवमेंट, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं सेट्स रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमने गोल्स बनाए हैं, वो रियलिस्टिक हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी सही हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए हम 100 यूनिट डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब हम 200 यूनिट भी प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमारा स्टाफ जो है वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव है तो, है ना? तो हमारा एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं और यहीं पर डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट प्रोवाइड्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सारी वर्कफोर्स को इसी में, क्योंकि ये डायरेक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाय एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मतलब जो भी हमारे टॉप लेवल से या मिडिल लेवल से या फिर कलीग से जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करना एंड एनकरेजिंग कोलैबोरेशन और इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना कि आप लोग साथ में रह सकते हैं एक दूसरे के कोलैबोरेशन से एंड कम्युनिकेशन। आप लोगों के सहयोग से ही ये सारा काम हो रहा है ना? उन्हें ये प्रोवाइड करना कि आप लोग एज़ अ टीम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो टीम वर्क करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना। नेक्स्ट मोटिवेट्स डिफरेंट टीम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रिवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन एंड सपोर्ट। हम ये जो काम है उसमें कैसे भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। इसमें मोटिवेट ऐसे भी कर सकते हैं, उन्हें रिवॉर्ड दे देना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ निकाल देते हैं। रिकॉग्नाइजेशन करना कि नहीं, ये वाला जो एम्प्लॉयी है वो अटेंडेंस भी उसकी डेली है, कंटीन्यूअस अटेंडेंस है, वर्किंग भी बहुत अच्छा है, नेचर भी बहुत अच्छा है, बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो कहीं न कहीं हम ये भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये एम्प्लॉयी हमारे किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम में वर्क कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ भी किसका है? डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर मीन्स व्हाट? मैनेजर, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ कमिटी एंश्योरिंग दैट द एम्प्लॉयी रिमेन्स फोकस्ड, अलाइन एंड एंगेज्ड। एक समिति बनाना जो सुनिश्चित करे कि कर्मचारी फोकस, समन्वित और संलग्न रहे। मतलब कि यहाँ पर एक कमेटी हम ऐसे बना लेते हैं लीडर्स की, लीडिंग की, जो हमारी टीम्स को लीड कर सकें, राइट? जैसे मेंटर होते हैं, है ना?
तो हम उसमें क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो फ़ोकस्ड होके वर्क कर रहे हैं या नहीं, जो काम उन्हें अलाइन किया गया है वो टाइमली कर रहे हैं या नहीं, और अपने गोल से एंगेज हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें भी वो एक कमेटी देखती है। तो यहाँ पर एक कमेटी भी बनाते हैं, जिससे वो इंश्योर करती है कि नहीं, जो हमारे एम्प्लॉयी हैं वो बहुत अच्छे फ़ोकसली वर्क कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन Controlling is a function of management, involves a number of steps to be taken to make sure that the performance of the employee is as per the plan. Controlling में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, बहुत सारी स्टेप्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, जो भी ये फंक्शंस वर्क करते हुए आए हैं, मेक श्योर कि वो सही है या नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं, कंपैरिजन किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है कि जो हमने पहले से सोचा वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, एंड कंपेयरिंग दैम विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उसको कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस से। जैसे कि मान लीजिए आज मेरा टारगेट है कि मुझे 5 आवर्स स्टडी करनी है। 5 आवर्स स्टडी करने में मुझे कंप्लीट मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, राइट? तो मैं शाम को क्या मेज़र करूँगी कि 2 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हुए या नहीं, राइट? मैं यही तो करूँगी 2 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हुए या नहीं, या फिर मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, 6 आवर्स ले लिए, या फिर अभी भी मेरा रिमेनिंग है। तो ये सारी चीज़ों का कंपैरिज़न कब करूँगी मैं? जब मैं शाम को आऊँगी तब, राइट? तो हमें इसको चेक करेंगे। इन केस ऑफ वेरिएशंस, अगर इसमें कोई भी वेरिएशंस होते हैं, नेसेसरी स्टेप टेकन फॉर इट करेक्शन। तो मैं क्या करूँगी, नेसेसरी स्टेप यानी बहुत ज़रूरती जो भी स्टेप होगी मैं वो उसको फ़ॉलो करके और इसमें करेक्शन करूँगी। जैसे मुझे पता चला कि मेरी जो स्टडी थी वो 5 आवर्स से 6 आवर्स हो गई। तो 6 आवर्स में क्या हुआ? क्या मेरे सब्जेक्ट क्लियर हुए? क्लियर हुए तो दैट्स इनफ। नहीं, अगर नहीं हुए तो मुझे क्या करना होगा, वो 6 आवर्स की स्टडी को 5 आवर्स में कैसे लेकर आना है, वो मुझे स्टेप फ़ॉलो करना होगा। कंट्रोलिंग रेफर्स इज़ टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस बाय मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। यही बात होती है, नियंत्रण में आशय है कि प्रगति की निगरानी, क्या प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, यही देखना कि हाँ प्रोग्रेस हुआ है, और ये प्रदर्शन को मापना, जो भी अभी तक टास्क परफॉर्म हुए हैं उनको मेजर करना, और अगर उसमें चेंजेस लेकर आने हैं तो एडजस्टमेंट करना, राइट? ये कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में क्या पार्ट रहेगा, क्राफ्ट्स एंड इम्प्लीमेंट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क फॉर ईच इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। प्रत्येक व्यक्ति या विभाग के लिए प्रदर्शन मापदंड और बेंचमार्क तैयार करना और लागू करना। जो भी हमारे लोग हैं जिनमें हमने ये चीज़ें टास्क डिवाइड कर सके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया हुआ है, उसमें ये चेक करना है कि जो हमारे परफॉर्मेंस पहले से ही सेट थे वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं, और कंप्लीट हुए हैं तो कितने हुए हैं, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग काम असाइन करके उनका चेक करना कि हुआ है या नहीं का। नेक्स्ट, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सेट गोल्स। जो हमने सेट गोल्स किए हैं, उनको चेक करना कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ तक है। नेक्स्ट, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से चेक करना कि इस बार हमारा कंप्लीट, जैसे ईयरली कोई फंक्शन चलता है तो हम ये चेक करते हैं ना कि लास्ट ईयर तो हमारा टर्नओवर इतना था, इस बार हमारा टर्नओवर इतना है, तो लास्ट ईयर तो अचीव कर लिया था, इस बार कर पाएँगे या नहीं? तो ये भी कंट्रोलिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स करेक्टिव एंड अल्टरनेटिव एक्शन व्हेन डेविएशन अकर्स। अगर किसी भी चीज़ में चेंजेस होते हैं, ठीक है? तो उसमें चेंजेस लेकर आना, करेक्ट करना उसको, अल्टरनेट बनाना कि ये अल्टरनेटिव एक्शन है, अगर ये काम ऐसे नहीं हो सकता तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी कंट्रोलिंग में आता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइड नेसेसरी फीडबैक एंड एनेबल कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट विदिन द वर्कफोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसे करना, ठीक है? आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करना और कार्यबल संगठन में निरंतर सुधार का संभव बनाना। और हम ये भी देखते हैं कि हमारा फीडबैक आ रहा है या नहीं, उस चीज़ का फीडबैक प्रोवाइड करना। जैसे जो भी प्रोसेस हमारी प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो भी जितने भी फंक्शन हमारे वर्किंग में हैं, उनको फीडबैक प्रोवाइड करना और ये देखना कि उनमें कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट होना है, तो उस इम्प्रूवमेंट को भी क्या करना, पॉसिबल करना, राइट? जिससे हमारा वर्कफ़ोर्स बहुत अच्छे से काम कर सके। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एज़ लाइक अ मैनेज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज़ लाइक अ 5 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। Each one is important and together they help in
अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जस्ट लाइक अ 5 फिंगर्स ऑफ योर हैंड, राइट? तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो डोंट forget to like, subscribe and share. Thank you.